उस रात उत्तर प्रदेश की सूखी गर्मी की हवा घर के पीछे बने तालाब की सतह को थपथपा रही थी। सड़ी हुई कीचड़ की गंध किसी दबी हुई पुरानी सांस की तरह उठ रही थी। अर्जुन एक टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी पर बैठा पानी में धीरे धीरे हिलते हुए बांस के फ्लोट को देख रहा था। फिर एक झटका लगा, एक बार, फिर दूसरी बार। फ्लोट गायब हो गया। डोरी तन गई। ऐसा लगा जैसे तालाब की तह में कुछ ऐसा था जो बाहर आने से इनकार कर रहा हो। अर्जुन ने अपने दांत भींच लिए और पूरी ताकत से खींचा। कीचड़ उबलने लगा और एक गोल, पीली सी चीज सतह पर आ गई। अर्जुन करीब आया और उसने देखा कि दो काले गड्ढे खामोशी से उसे घूर रहे थे। मछली पकड़ने का कांटा उनमें से एक गड्ढे में फंसा हुआ था, अंधेरे से किसी ताने की तरह झूल रहा था। अर्जुन चीख पड़ा। उसकी कुर्सी पलट गई और उसके दिल की धड़कन उसके कानों में गूंजने लगी। वह नारियल के पेड़ों की कतार और पीछे कीड़ों की आवाज को चीरता हुआ भागा। तालाब धीरे धीरे हिल रहा था, उस रहस्य के अवशेषों को संजोए हुए जो अभी अभी उजागर हुआ था, आधा अनिच्छुक, आधा धमकी भरा। उत्तर प्रदेश का देवगढ़ गांव सन 2024 के सितंबर महीने के अंत में, जब मानसून जा चुका था और गर्मी की खुश्की बाकी थी, एक ऐसी शांत तस्वीर जैसा लग रहा था जिसे बहुत देर तक दीवार पर टांग दिया गया हो। नारियल के पत्तों की लंबी परछाइयां खेतों की मेड़ों पर खिंच रही थी और खेतों से आने वाली हवा अपने साथ बारीक धूल ला रही थी जो त्वचा पर चिपक जाती थी। गांव के ठाकुर राम सिंह के पुराने आंगन वाले घर के पीछे एक पुराना तालाब एक ऐसी काली आंख की तरह फैला हुआ था जो कभी झपकती नहीं थी। अर्जुन, एक दुबला-पतला लड़का, फीकी टी-शर्ट पहने, लकड़ी की एक कुर्सी पर बैठा था, जिसका एक पाया पत्थर के सहारे टिका हुआ था। उसे वह जगह पसंद थी। वहां झींगुरों की आवाज एक गीत की तरह लगती थी और दुनिया धीमी हो जाती थी। उसने अपना बांस का कांटा तालाब के बीच में फेंका। बोतल के कॉर्क से बना फ्लोट धीरे धीरे नाच रहा था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, उस मन को शांत करने की कोशिश की जो हाल के दिनों में अक्सर एक ही सवाल पर कूदता था, क्यों जिंदगी किसी ऐसी चीज का इंतजार करने जैसी लगती है जो कभी लौटकर नहीं आएगी। उसके दादा ठाकुर राम सिंह बरामदे में बैठे बांस की खपच्चियां छील रहे थे। वह बूढ़ा आदमी खामोशी से बहुत पहले ही समझौता कर चुका था। उसकी आवाज शायद ही कभी हवा की सरसराहट से ज्यादा ऊंची उठती थी। लेकिन उस रात बरामदे की कुर्सी से उन्हें बिना किसी कारण के बेचैनी महसूस हो रही थी। हवा तालाब से एक अजीब गंध ला रही थी, ज्यादा खट्टी, ज्यादा पुरानी। पहला झटका अचानक आया। फ्लोट ऐसे डूब गया जैसे किसी विशाल मुंह ने उसे निगल लिया हो। अर्जुन झटके से खड़ा हो गया, बांस को कसकर पकड़ लिया। लग गया, दादाजी, वह आधा उत्साहित और आधा अविश्वासी होकर चिल्लाया। दूसरा झटका और भी भारी था। डोरी कस गई। बांस एक धनुष की तरह झुक गया। अर्जुन ने अपनी एड़ियां जमीन में जमा ली और खींचा। किसी घबराई हुई मछली की तरह कोई जवाबी हरकत नहीं हुई। बस एक खामोश, भारी वजन था। जोर मत लगाओ, ठाकुर राम सिंह की आवाज बरामदे से आई, धीमी लेकिन दृढ़। लेकिन जवानी का मतलब अक्सर सावधानी का विरोध करना होता है। उसने फिर से खींचा, धीरे धीरे उस अजीब लड़ाई को जीतते हुए। सतह पर कीचड़ में हलचल हुई, छोटे छोटे बुलबुले निकले जो सुस्ती से फूट गए। वह चीज पास आती गई, पानी में एक गहरी लकीर खींचते हुए। अर्जुन ने अपना शरीर आगे झुकाया। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला सूख गया। जब वह पीछे हटा तो उसकी कुर्सी जमीन से टकराई और गिर गई। बांस हाथ से छूट गया।
वह पीली सी चीज धीरे धीरे झूल रही थी, मानो कीचड़ और हवा के बीच की सीमा से उसे घूर रही हो। अर्जुन भागा। उसके पैर सूखी जमीन पर पड़े, धूल का एक छोटा बादल उसके पीछे छूट गया। वह केले के झुरमुटों से गुजरा और घर के दरवाजे पर लगे कपड़े के पर्दे से टकराया, लगभग गिरते गिरते बचा। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला पत्थर हो चुका था। उसकी कुर्सी जमीन से टकराई जब वह पीछे हटा, फिर गिर गई। बांस हाथ से छूट गया। वह पीली चीज धीरे धीरे झूल रही थी, मानो कीचड़ और हवा के बीच की सीमा से उसे घूर रही हो। अर्जुन भागा। उसके पैर सूखी जमीन पर पड़े, धूल का एक छोटा बादल उसके पीछे छोड़ते हुए। वह केले के झुरमुटों से गुजरा, घर के दरवाजे पर लगे कपड़े के पर्दे से टकराया, लगभग गिरते गिरते बचा। दादाजी, दादाजी, वह हाँफ रहा था। तालाब में एक सिर है। ठाकुर राम सिंह के हाथ से बांस की खपच्ची एक धीमी आवाज के साथ गिर गई। बूढ़े आदमी ने उठने की कोशिश की। उम्र के कारण उसकी पीठ अकड़ गई थी, लेकिन जब उसने अर्जुन की आंखों में देखा, जो डर से फटी जा रही थी, तो वह समझ गया कि यह किसी लड़के का मजाक नहीं था। वे तेजी से तालाब की ओर चले। ठाकुर राम सिंह के कदम सधे हुए थे, लेकिन जल्दबाजी में थे, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि वह क्या देखने वाले हैं, और साथ ही उसे देखना भी नहीं चाहते थे। तालाब के किनारे पहुंचने पर आधा चांद पानी में धुंधला प्रतिबिंबित हो रहा था। वह चीज अभी भी वहीं थी, आधी डूबी हुई, पतली काई से ढकी हुई, जो एक असफल विक की तरह चिपकी हुई थी। ठाकुर राम सिंह देर तक चुप रहे। अर्जुन अपने दादा के झुर्रीदार चेहरे को देखता रहा, किसी ऐसे स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहा था जो उसे शांत नहीं कर सकता था। ठाकुर राम सिंह के पैर कांपे। वह घुटनों के बल बैठ गया। उसके बूढ़े हाथ उठे, लेकिन उस चीज को छू नहीं पाए। उसे पहचानने के लिए छूने की जरूरत नहीं थी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सालों और कीचड़ से अलग होने के बावजूद नहीं बदलती। जबड़े की रेखा, आंखों के गड्ढों का घुमाव, ठीक उसी लड़के की परछाई की तरह जो कभी इस घर में पला बढ़ा था। रमेश, वह लगभग बिना आवाज के फुसफुसाया। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें सूखी थीं, जैसे सारे आंसू बहुत पहले ही खत्म हो चुके हों। वह नाम तालाब की सतह पर तैरा, फिर बिना किसी लहर के डूब गया। अर्जुन ने अपने दादा को देखा, भ्रमित। रमेश? कौन रमेश? ठाकुर राम सिंह ने मुश्किल से थूक निगला। तुम्हारे पिता। आखिरी शब्द एक नाजुक लकड़ी की तरह टूट गया। अर्जुन 2 कदम पीछे हट गया। उसके चारों ओर की हवा पतली हो गई। उसके पिता, जो सालों से लापता थे, जिनके बारे में लोग हमेशा कहते थे कि वह कर्ज के बोझ तले दबकर बिना बताए चले गए थे। अब वह 2 काले गड्ढों से उसे घूर रहे थे, एक मछली पकड़ने के कांटे के जरिए जो उसने संयोग से फेंका था। खामोशी एक गीले कंबल की तरह भारी हो गई। झींगुरों ने भी जैसे अपनी आवाज रोक ली थी। केवल हवा गुजर रही थी, जो न जाने कहां से जंग लगे तार की गंध ला रही थी। ठाकुर राम सिंह ने एक लंबी सांस ली, अपने बचे हुए धैर्य को इकट्ठा करते हुए। हम पुलिस को फोन करते हैं, उन्होंने आखिरकार कहा। उनकी आवाज फिर से सपाट हो गई थी, बिना किसी कंपन के। आज रात ही। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके घुटने अभी भी कांप रहे थे। वह अपने दादा के पीछे पीछे घर चला गया। एक पुराना मोबाइल फोन, जिसके बटन फीके पड़ चुके थे, ठाकुर राम सिंह के हाथ में कमजोर रूप से जला। उनकी उंगलियां, जो सालों से बांस चीरने के कारण गांठदार हो गई थी, ने एक ऐसे व्यक्ति की सावधानी से आपातकालीन नंबर दबाया जो जानता था कि एक बार जब ये नंबर मिल जाएंगे,
तो उस दरवाजे को फिर से कसकर बंद करने का कोई रास्ता नहीं होगा जो जल्द ही खुलने वाला था। घंटी जाने का इंतजार करते हुए अर्जुन दरवाजे पर खड़ा आधे अंधेरे में डूबे तालाब को देख रहा था। उसे बचपन की रातें याद आईं, जब रमेश कुमार पानी के किनारे बैठकर उसे गांठ बांधना सिखाते थे, आसानी से हंसते थे और अपने पीछे बालों के तेल और सिगरेट की गर्म गंध छोड़ जाते थे। वे सभी यादें अब पीछे हट रही थी, जैसे रोशनी से पीछा की गई परछाइयां उसके ठंडे दिमाग के कोनों में सिमट रही थी। फोन जुड़ गया। दूसरी तरफ की आवाज शांत थी, प्रक्रियात्मक। ठाकुर राम सिंह ने छोटे वाक्यों में समझाया, बिना किसी नाटक के। घर के पीछे तालाब में मानव शरीर का हिस्सा होने का संदेह है। गांव देवगढ़। उनकी आवाज एक छोटे ठोस पत्थर की तरह थी जिसे हिलाया नहीं जा सकता था। उन्होंने नंबर बताया, पता बताया और कृपया जल्दी आए कहकर बात खत्म कर दी। फोन कटने के बाद वे गांव में इंतजार करने लगे। इंतजार एक सजा की तरह लग सकता है, हर सेकंड लंबा होता जाता है। अर्जुन आंगन की बत्ती जलाना चाहता था, लेकिन ठाकुर राम सिंह ने मना कर दिया। अंधेरा रहने दो, उन्होंने कहा। किसी भी चीज को मत छुओ। वह बूढ़ा आदमी उन सरल नियमों को जानता था जो उसने किताबों से नहीं, बल्कि भाग्य से सीखे थे। जब रहस्य सामने आने लगे, तो उनके रास्ते में बाधा न डालो। दूर से एक इंजन की आवाज पास आती सुनाई दी, जो रात को चीर रही थी। एक वाहन की बत्तियां कच्ची सड़क पर धीरे धीरे घूम रही थी, नारियल के पत्तों पर प्रतिबिंबित हो रही थी। अर्जुन ने थूक निगला। ठाकुर राम सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे वह शांति दी जो उन्होंने अभी अभी इकट्ठा की थी। आगे जो भी हो, दादाजी ने कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस तालाब ने उसका नाम पुकारा है, तुमने नहीं। तालाब में वह पीली चीज अभी भी धीरे धीरे झूल रही थी। उस घर में एक बुरा सपना भेज रही थी जिसने लंबे समय से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। और हवा के बीच, जो पुरानी कीचड़ की गंध ला रही थी, ऐसा लगा जैसे एक फुसफुसाहट थी जिसे केवल ठाकुर राम सिंह सुन सकते थे। एक नाम जिसे उन्होंने धीरे धीरे दोहराया, अब पुकार के रूप में नहीं, बल्कि एक वादे के रूप में, रमेश, मैं तुम्हें घर ले आऊंगा। अभी सुबह ठीक से हुई भी नहीं थी कि भारी मशीनों की आवाज ने देवगढ़ गांव की शांति भंग कर दी। सफेद सर्चलाइटों ने ठाकुर राम सिंह के आंगन को रोशन कर दिया, जो आम तौर पर रात में केवल एक छोटी सी तेल की बत्ती से रोशन होता था। उस रात वह साधारण गांव का आंगन एक जांच स्थल बन गया था। एक पुलिस की जीप घर के सामने रुकी, उसके पीछे उपकरणों से भरा एक ट्रक। वर्दीधारी लोग उतरे, फुर्तीले लेकिन सतर्क। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रमुख, आगे बढ़े। उनका शरीर गठीला था, चेहरा सख्त, लेकिन आंखें तेज थीं। उन्होंने ठाकुर राम सिंह को संक्षिप्त रूप से नमस्कार किया और फिर सीधे घर के पीछे के तालाब का निरीक्षण करने लगे। जगह को सील कर दो, किसी भी गांव वाले को पास न आने दिया जाए, उन्होंने सख्ती से आदेश दिया। कुछ अधिकारियों ने तुरंत पीली पुलिस लाइन खींच दी। लेकिन छोटे गांव हमेशा खबरों के भूखे होते हैं। बांस की बाड़ के पीछे से गांव वालों की परछाइयां उभरने लगी। कोई फुसफुसा रहा था, कोई आश्चर्य से अपना मुंह ढक रहा था। किसने कहा? कहते हैं आदमी का सिर है। अफवाहें आधिकारिक आदेशों से ज्यादा तेजी से फैल रही थी। अर्जुन अपने दादा के बगल में पीला पड़ा हुआ खड़ा था। उसकी आंखें उस तालाब से नहीं हट रही थी, जो अब वर्दीधारी लोगों से घिरा हुआ था। इंस्पेक्टर विक्रम ने उस किशोर पर एक नजर डाली, फिर वापस अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। हमें इस तालाब को सुखाना होगा, उन्होंने अपनी टीम से कहा।
जल्दी से पंप तैयार करो। जल्द ही एक पंप की आवाज गूंजने लगी। 2 बड़े पाइप तालाब में फेंके गए। गंदा, काला पानी बाहर खींचा जाने लगा और खेतों के किनारे की नाली में तेजी से बहने लगा। अर्जुन ने अपनी नाक बंद कर ली। पुरानी कीचड़ और मछली की गंध ने उसके पेट में मतली पैदा कर दी। ठाकुर राम सिंह अधिकारियों द्वारा लाई गई एक कुर्सी पर बैठ गए। वह चुप थे, उनके दोनों हाथ बांस की छड़ी को कसकर पकड़े हुए थे। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक कड़वा इंतजार था। कभी-कभी उनकी आंखें दूर तक देखतीं, जैसे कीचड़ को भेदकर उस बेटे की तलाश कर रही हों, जिसके बारे में उन्हें यकीन था कि वह वही है। समय धीरे-धीरे बीत रहा था। तालाब का पानी कम होता गया, जिससे चिपचिपी कीचड़ की तह दिखने लगी। मछलियां छोटे-छोटे गड्ढों में असहाय होकर तड़प रही थी। फिर एक गोताखोर टीम के सदस्य ने हाथ हिलाया। सर, तालाब के बीच में कुछ है। सभी की आंखें उस ओर मुड़ गईं। इंस्पेक्टर विक्रम तुरंत किनारे पर गए, जूते पहने। कुछ अन्य अधिकारी भी फावड़ों से कीचड़ खोदने में मदद करने लगे। धातु के किसी कठोर चीज से टकराने की आवाज सुनाई दी। कीचड़ को धीरे-धीरे हटाया गया और जो चीज 5 साल से छिपी हुई थी, वह आखिरकार सामने आ गई। एक मानव कंकाल, जंग लगी कांटेदार तार से कसकर बंधा हुआ। वह तार हड्डियों को एक मौत के जाल की तरह लपेटे हुए था, पसलियों के बीच से घुसकर शरीर को अलग होने से रोक रहा था। दूसरी तरफ एक पुरानी चक्की का भारी, गोल पत्थर नायलॉन की रस्सी से शरीर से बंधा हुआ था, जो आंशिक रूप से सड़ चुकी थी। अर्जुन ने अपना चेहरा फेर लिया। उसका शरीर कांप रहा था। वह अपने कान बंद करना चाहता था क्योंकि फावड़े से खिसकाए जा रहे तार की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कीचड़ की तह से कोई चीख निकल रही हो, लेकिन वह फिर भी देखता रहा, भय मिश्रित जिज्ञासा से मजबूर होकर। ठाकुर राम सिंह ने नहीं देखा। वह पहले से ही जानते थे। उनकी सांस भारी थी, छाती ऊपर नीचे हो रही थी। रमेश, उनकी आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे बेटे। एक फोरेंसिक जांचकर्ता पास आया, सिर पर लगी लाइट से निरीक्षण कर रहा था। यह स्पष्ट रूप से हत्या का मामला है, उसने दृढ़ता से कहा। जिस तरह से इसे बांधा गया है, यह भारी पत्थर। यह कोई दुर्घटना नहीं है। इंस्पेक्टर विक्रम ने सिर हिलाया। उन्हें इसका अंदेशा था। जैसे ही उसकी नजरें तालाब के किनारे के दृश्य पर पड़ी, अधिकारी जमा हो गए। कंकाल को धीरे-धीरे कीचड़ से उठाया जा रहा था। तभी सड़क से तेज कदमों की आवाज आई। एक साधारण साड़ी पहने एक महिला प्रकट हुई। उसका चेहरा पीला था, सांसें तेज चल रही थी। वह रमेश कुमार की पत्नी और अर्जुन की मां सीता देवी थी। उसके हाथ में अभी भी बाजार से लाए गए खरीदारी के थैले थे। वह वहां आकर रुक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। फिर अचानक वह चीख पड़ी। हे भगवान! रमेश, मेरे पति! उसकी चीख ने सभी के कानों को भेद दिया, जिसमें नाटकीय ढंग से रोने की आवाज मिली हुई थी। वह लड़खड़ाती हुई दौड़ी और पुलिस लाइन के पास ही बेहोश हो गई। पड़ोसी, जो भीड़ लगाए हुए थे, मदद करने के लिए आगे बढ़े। कोई धीरे से बोला, बेचारी सीता। 5 साल इंतजार किया, और देखो उसके पति का क्या हाल हुआ। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। वह अपनी मां के पास दौड़ना चाहता था, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। उस चीख में कुछ अजीब था, बहुत जोरदार, बहुत बनावटी, लेकिन वह चुपचाप अपनी मां के शरीर को देखता रहा, जिसे पड़ोसी उठाकर बरामदे में ले जा रहे थे। इंस्पेक्टर विक्रम हिले नहीं। उनकी नजर कीचड़ में पड़े कंकाल से हटकर ठाकुर राम सिंह के बूढ़े चेहरे पर
और फिर उस पीले पड़े किशोर पर गई। वह जानता था कि यह मामला सिर्फ सबूत खोदने का नहीं, बल्कि एक परिवार के घावों को खोदने का भी है। यह मामला सिर्फ रमेश कुमार की मौत का नहीं था, बल्कि इस बात का भी था कि पर्दे के पीछे कौन छिपा था, 5 साल से झूठ की पटकथा लिख रहा था। जब कंकाल को पूरी तरह से उठाकर एक नीले तिरपाल पर करीने से रखा गया, तो ठाकुर राम सिंह ने सिर झुका लिया। अर्जुन ने उनका हाथ पकड़ लिया, इस बार दादाजी को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि खुद सहारा पाने के लिए। वे दोनों जानते थे कि आज रात से उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। इंस्पेक्टर विक्रम खड़े हुए, उनका चेहरा भावहीन था। इन सभी सबूतों को फोरेंसिक लैब ले जाओ, उन्होंने आदेश दिया। आज रात से रमेश कुमार के लापता होने का मामला आधिकारिक तौर पर हत्या के रूप में फिर से खोला जाता है। पंप की आवाज शांत हो गई। देवगढ़ गांव फिर से खामोश हो गया। लेकिन यह खामोशी शांति नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो सीने पर दबाव डालती थी, एक बड़ा सवालिया निशान लेकर आती थी। कौन इतना बेरहम हो सकता है कि एक आदमी को कांटेदार तार से बांधकर उसके ही घर के पीछे के तालाब में डुबो दे? सुबह धीरे धीरे देवगढ़ गांव में दाखिल हुई, अपने साथ मुर्गों की बांग और रसोई से चम्मचों की खनक लेकर आई। लेकिन ठाकुर राम सिंह के घर में उस सुबह कुछ भी सामान्य नहीं था। पुलिस लाइन अभी भी आंगन को एक ऐसे पीले घाव की तरह चीर रही थी जिसे सिला न गया हो। बरामदे में अर्जुन घुटनों को गले लगाए बैठा था, उसकी आंखें लाल थीं। जबकि अंदर बैठक में सीता देवी एक गहरे रंग की साड़ी पहने 2 अधिकारियों के साथ बैठी थी। उसका चेहरा पीला था, लेकिन सधा हुआ। उसने अपने आंसुओं को लंबी सांसों में बदल लिया था जो प्रशिक्षित लगती थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह हाथ में नोट्स लेकर अंदर आए। उन्होंने एक पल अर्जुन को देखा, फिर सीता की ओर। सीता जी, हमें आपका बयान चाहिए। चलिए 5 साल पहले से शुरू करते हैं, रमेश के गायब होने से पहले की आखिरी रात। सीता ने सिर झुकाया, एक टिश्यू से अपनी आंख का कोना पोंछा। उस रात रमेश देर से घर लौटा। कोई पैसे मांगने आया था। मैं नहीं जानती कौन था, लेकिन रमेश ने कहा उसका नाम जग्गा कांचा है। वह आदमी बहुत कठोर और असभ्य था। उसने धमकी दी, कहा कि अगर 1 महीने में कर्ज नहीं चुकाया तो रमेश दुनिया से गायब हो जाएगा। ये शब्द हवा में फुसफुसाहट की तरह फैल गए। विक्रम के बगल में बैठे अधिकारी ने तेजी से लिखा। विक्रम शांत रहे। यह कर्ज किस लिए था? जुए का, सीता ने कहा। रमेश, वह गांव के बाहर जुआ खेलने लगा था। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने एक लंबी सांस ली। उस समय वह अक्सर बेचैन रहता था। फिर गायब होने से कुछ दिन पहले उसने कहा कि एक उम्मीद है। उसने कहा कि उसे लॉटरी में कुछ पैसे मिले हैं। वह बहुत खुश था। उसने सारे कर्ज चुकाने और घर की मरम्मत करवाने का वादा किया था। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, जग्गा के लोग फिर आ गए। सीता ने रुककर खिड़की से बाहर देखा। सुबह की रोशनी उसके गालों पर पड़ रही थी। जिस रात रमेश गायब हुआ, मैंने आंगन में कुछ खिसकने की आवाज सुनी। मैं डर गई। मैंने अर्जुन को गले लगा लिया। अगली सुबह रमेश नहीं था। सीढ़ियों के पास सिर्फ कीचड़ लगी चप्पलें थी। और आपने रिपोर्ट नहीं की? विक्रम ने धीरे से पूछा। मैंने की थी। मैं चौकी पर गई थी। मैंने बताया था कि रमेश को कर्ज वाले परेशान कर रहे हैं। जग्गा के लोग अक्सर आते थे। सीता की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई, जैसे वह अपनी सच्चाई पर जोर देना चाहती हो। गांव में हर कोई जानता है कि जग्गा कांचा कैसा आदमी है। विक्रम ने संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया।
ठीक है, हम जग्गा को पूछताछ के लिए बुलाएंगे। फिर उन्होंने जोड़ा। उनकी आवाज सपाट रही। मुझे यह भी जानना है कि रमेश के गायब होने के बाद आपने गुजारा कैसे किया? सीता फीकी हंसी हंसी। मैं महिलाओं की कमेटी, किटी पार्टी में हिस्सा लेती थी, साहब। मैं घर पर मिठाइयाँ बनाकर बेचती थी। कभी कभी कोई रिश्तेदार मदद कर देता था। उसने अपनी साड़ी का पल्लू छुआ, एक छोटी सी हरकत जो बेचैनी को छिपा रही थी। अगर मैंने कभी कमेटी में ज्यादा पैसे जमा किए तो वह इसलिए क्योंकि पड़ोस की शादी से अचानक मिठाइयों का बड़ा ऑर्डर मिल गया था। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिमाग में एक छोटी सी जानकारी कौंधी। कल रात गांव के सरपंच ने फुसफुसाया था, रमेश के जाने के शुरुआती महीनों में सीता ने अपनी बारी से ज्यादा पैसे कमेटी में जमा किए थे। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए असामान्य था जिसे हाल ही में पति ने छोड़ा हो और जो पैसे की तंगी का दावा कर रही हो। ठीक है सीता जी, फिलहाल इतना ही। हम जगह की फिर से जांच करेंगे और आपके बताए लोगों का पता लगाएंगे। विक्रम खड़े हुए। अर्जुन, तुम 1 मिनट मेरे साथ आओ। वे पीछे के आंगन में गए। तालाब पूरी तरह से सूख चुका था। उसकी सतह पर दरारें पड़ गई थी। अधिकारियों के जूतों के निशान और चक्की के पत्थर से खिंची एक लकीर बाकी थी। विक्रम ने घुटने टेककर उस लकीर की ओर इशारा किया जो बीच की ओर जा रही थी। उस रात तुमने कुछ सुना था? कंकाल मिलने से पहले अर्जुन ने सिर हिलाया, फिर झिझका। बस कुछ साल पहले पंचायत घर के पास एक छोटा कैमरा लगा था, साहब। कभी कभी वह हिलने डुलने पर अपने आप रिकॉर्ड करने लगता था। मुझे नहीं पता कि उसकी पुरानी रिकॉर्डिंग अभी भी है या नहीं। विक्रम तेजी से मुड़ा। पंचायत का कैमरा? उसकी चाबी किसके पास है? सरपंच जी और दिनेश चाचा के पास। अर्जुन ने सिर झुकाया। लेकिन वह अक्सर खराब रहता था। कभी रिकॉर्ड करता था, कभी नहीं। अगर 10% भी काम किया हो तो वह काफी है। विक्रम खड़ा हो गया। उसके दिमाग में एक और टुकड़ा जुड़ गया, नायलॉन की रस्सी का बचा हुआ हिस्सा जो तालाब के किनारे एक छोटी सी जगह की ओर जा रहा था, जहां हाथगाड़ी आमतौर पर खड़ी की जाती थी, या घर के साइड दरवाजे की ओर जाने वाले छोटे पहियों के धुंधले निशान। उस दोपहर टीम 2 दिशाओं में चली। एक टीम जग्गा कांचा को खोजने के लिए पास के कस्बे के बाजार गई। दूसरी टीम, जिसका नेतृत्व खुद विक्रम कर रहा था, गांव के छोर पर पंचायत घर पहुंची। वह लकड़ी की एक छोटी इमारत थी, जिसका हरा पेंट धूप में फीका पड़ गया था। अंदर बांस की एक बेंच, एक पुराना थर्मस और एक काला डिब्बा था जिसमें एक छोटी बुझी हुई बत्ती थी। सरपंच जी, विक्रम ने कहा जब एक धारीदार शर्ट पहने एक आदमी चाबी लेकर आया। हमें पुरानी रिकॉर्डिंग देखनी है। सरपंच ने भौहें चढ़ाई। पुरानी? साहब, यह मशीन तो अक्सर खराब रहती है, लेकिन मैंने पुराने मेमोरी कार्ड संभाल कर रखे हैं। उसने एक दराज खोली और कुछ पतले मेमोरी कार्ड निकाले। ये पिछले कुछ सालों के हैं। मैंने फेंकने की हिम्मत नहीं की, सोचा शायद कभी जरूरत पड़ जाए। विक्रम ने उन्हें देखा। एक उम्मीद की किरण जगी। क्या हम इन्हें स्टेशन ले जा सकते हैं? हम इसकी रसीद बना देंगे। जरूर साहब, अगर इससे कोई मदद मिलती है, सरपंच ने कहा, ठाकुर राम सिंह के घर की ओर उदास नजरों से देखते हुए। शाम ढलने पर बाजार से खबर आई। जग्गा कांचा एक छोटे से बस स्टॉप के पास एक चाय की दुकान पर पकड़ा गया। उसे रात में विक्रम के सामने बिठाया गया। वह डरावने चेहरे वाला आदमी, जिसकी दाहिनी आंख खराब थी, आराम से बैठा था, एक पैर दूसरे पर चढ़ा हुआ,
होठों पर एक तिरछी मुस्कान। मेरा नाम जग्गा है। लोग मुझे कांचा बुलाते हैं। हाँ, मुझे पता है। रमेश के बारे में क्या जानते हो? जानता था कि उस पर कर्ज है, लेकिन मेरे लिए छोटा मोटा कर्ज। उसके जैसे लोग तो चलते फिरते बटुए होते हैं। मैं उसे क्यों मारूंगा? विक्रम ने जग्गा को ऐसे देखा जैसे किसी पत्थर का मूल्यांकन कर रहा हो। उसकी पत्नी का कहना है कि तुमने धमकी दी थी। जग्गा धीरे से हंसा। धमकी देना बाजार की भाषा है, साहब। अगर मैं सख्ती नहीं करूंगा तो पैसे कौन चुकाएगा? लेकिन मारना और फिर उसके घर के पीछे के तालाब में फेंक देना? पुलिस साहब, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना अनाड़ी खिलाड़ी नहीं हूँ। ये शब्द गुस्से में नहीं, बल्कि तेल की तरह चिकने थे। विक्रम उत्तेजित नहीं हुआ। 5 साल पहले, जब रमेश गायब हुआ, तुम कहाँ थे? घर पर। उस समय मुझे एक छोटे मोटे झगड़े के लिए चौकी में रोज हाजिरी लगाने की सजा मिली थी। आप पूछ सकते हैं। मैं कहीं घूम फिर नहीं सकता था। गवाह है, बाजार में चायवाला, मेरे आस पड़ोस के लोग। मेरा बच्चा भी बीमार था। जग्गा ने अपनी छाती ठोकी। अगर आप किसी अनाड़ी को ढूंढ रहे हैं, तो मुझे मत ढूंढिए। विक्रम ने अपनी पीठ टिका दी। जग्गा की बातों में एक अहंकारी तर्क था जो एक गुंडे के लिए समझ में आता था। जो खेल को समझता है, वह शायद ही लाश को पीड़ित के आंगन में रखेगा। यह बहुत करीब था, बहुत ज्यादा किस्मत को चुनौती देने जैसा। मन ही मन विक्रम ने जग्गा के बयान को चिह्नित किया। यह उसे निर्दोष साबित नहीं करता था, लेकिन यह उसे जेल भेजने के लिए भी काफी नहीं था। उसे एक और सुराग चाहिए था। वह सुराग कुछ घंटों बाद आया। तकनीकी टीम ने स्टेशन पर पंचायत घर के मेमोरी कार्ड चलाए। एक पुरानी स्क्रीन पर दानेदार, धारीदार तस्वीरें दिखाई दी, लेकिन आकार देखने के लिए पर्याप्त थी। विक्रम ने शरीर आगे झुकाया। एक रात, वीडियो के कोने में छपी तारीख नवंबर 2019 के अंत की थी। समय लगभग आधी रात का था। कैमरे ने ठाकुर राम सिंह के घर के बगल के आंगन का एक हिस्सा और तालाब का किनारा रिकॉर्ड किया था जो दूर से दिखाई दे रहा था। एक रोशनी की बिंदु धीरे धीरे हिली, मोटरबाइक की नहीं। यह नीचे थी, जैसे किसी के हाथ में टॉर्च हो जो कुछ धकेल रहा हो। धातु के रगड़ने की हल्की आवाज आई। वह थोड़ी देर रुका, फिर से रगड़। 2 लोगों की परछाई संक्षिप्त रूप से उस क्षेत्र से गुजरी जो कैमरे की पहुंच में था। वे केवल छाया थे, लेकिन उनका शरीर अलग था। एक छोटा और पतला था, शायद एक महिला। उसकी साड़ी का पल्लू धुंधला दिख रहा था। दूसरा कंधे से चौड़ा था। उसकी हरकतें तनावपूर्ण थी, जैसे कोई भारी वजन संभाल रहा हो। वे तालाब के पास रुके। फिर एक बड़ी, गोल चीज की रूपरेखा, शायद चक्की का पत्थर, हिलती हुई दिखाई दी। तस्वीर उछलकूद करने लगी, प्लास्टिक या नायलॉन के रगड़ने की आवाज के साथ। फिर कुछ नहीं था। कैमरा सेंसर के आलस के कारण तस्वीर फिर से अंधेरी हो गई। विक्रम ने अपनी आंखें रगड़ी। एक महिला, वह फुसफुसाया। साड़ी का पल्लू। तकनीशियन ने इसे कई बार दोहराया, जितना हो सके बड़ा किया। वह आकार वास्तव में एक साड़ी के पल्लू जैसा था, हालांकि यह कोई भी कपड़ा हो सकता था। लेकिन समय, तारीख, ठीक रमेश के लापता होने की रिपोर्ट से कुछ दिन पहले। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली। 1. उस रात कुछ खिसकने की आवाज के बारे में सीता का बयान। 2. पंचायत के कैमरे की रिकॉर्डिंग में 2 लोगों को तालाब की ओर कुछ धकेलते हुए दिखाना। 3. बगल के आंगन में छोटे पहियों के निशान।
4. तालाब की तह में नायलॉन की रस्सी और कांटेदार तार के अवशेष। 5. कमेटी में अतिरिक्त पैसे जमा करना। सभी टुकड़े एक ही दिशा में इशारा करने लगे थे। लेकिन विक्रम जानता था, शक सबूत नहीं होता। उसे एक पुल की जरूरत थी। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो इस बहुत सधी हुई कहानी के दिल में चुप सके। और अक्सर वह पुल वही व्यक्ति होता है जो मदद करने का सबसे ज्यादा नाटक करता है। दिनेश कुमार को ढूंढो, उसने अपने एक आदमी से कहा। रमेश का छोटा भाई। सुना है कि वह 5 साल पहले अपने भाई के मामले के बारे में पूछने के लिए सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन आता था। उसे कल सुबह आने के लिए कहो। आदमी ने सिर हिलाया। विक्रम ने स्टेशन की खिड़की से बाहर देखा जो उसके अपने चेहरे को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसे अर्जुन याद आया, जो बरामदे में घुटनों को गले लगाए बैठा था। उसका काम सिर्फ धाराएं लगाना नहीं था, बल्कि एक बच्चे की आत्मा को पहले से ज्यादा फाड़े बिना सच्चाई को उजागर करना था। रात गहरा रही थी जब विक्रम आखिरकार कुछ उधार ली गई चीजें वापस करने के लिए ठाकुर राम सिंह के घर लौटा। बरामदे में सीता ने उसे गीली लेकिन ठंडी आंखों से देखा। क्या हुआ साहब? क्या कातिल मिल गया? हम काम कर रहे हैं, विक्रम ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। आप आराम करें। कल हमें आपकी जरूरत पड़ेगी स्टेशन पर कुछ और जानकारी देने के लिए। क्या जग्गा कांचा को गिरफ्तार कर लिया गया है? सीता ने उस नाम पर एक कील की तरह जोर दिया। उससे पूछताछ की जा रही है, विक्रम ने कहा। दुआ करें कि सच्चाई जल्दी सामने आए। सीता ने सिर हिलाया। उसके हाथ अर्जुन के बाजू को सहला रहे थे जो उसके पास बैठा था। वह स्पर्श ममतापूर्ण लग रहा था, लेकिन विक्रम के लिए उस दृश्य से एक अजीब ठंडक रेंग रही थी। उसके मन में एक वाक्य गूंज रहा था, सीता की कहानी बहुत सधी हुई है, बहुत तैयार है, जैसे इसे सालों से याद किया गया हो। और जो कहानी बहुत ज्यादा होती है, वह अक्सर उन पन्नों को छिपाती है जिन्हें जानबूझकर फाड़ दिया गया हो। जब विक्रम चला गया, तो तालाब की दिशा से आने वाली रात की हवा में जंग लगे लोहे की एक धुंधली गंध थी। वह एक पल रुका, दरार पड़ी सतह को देखते हुए। इस तालाब ने सिर्फ रमेश का नाम नहीं पुकारा है, उसने धीरे से खुद से कहा। इसने एक और नाम भी पुकारा है जो अभी तक बोला नहीं गया है। कल सुबह दिनेश आएगा। और अक्सर सच्चाई आसमान से नहीं गिरती। यह उन लोगों की ज़बान में एक छोटी सी दरार से निकलती है जो बहुत ज्यादा आश्वस्त होते हैं कि वे कहानी को नियंत्रित कर सकते हैं। अगली सुबह पुलिस स्टेशन सामान्य से अधिक व्यस्त महसूस हो रहा था। गाड़ियां आंगन में कतार में खड़ी थी और जांच कक्ष में फाइलों के ढेर छूने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उस दिन जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था, वह फाइल नहीं, बल्कि दिनेश कुमार नामक एक व्यक्ति था, मृतक रमेश का छोटा भाई। जब वह आखिरकार आया, तो उसकी उपस्थिति ने कुछ अधिकारियों को एक दूसरे को देखने पर मजबूर कर दिया। दिनेश ने एक सफेद, इस्त्री की हुई शर्ट पहनी थी, बाल करीने से संवारे हुए थे और उसके चेहरे पर दुख था लेकिन नियंत्रित था, जैसे वह परिवार का सबसे कर्तव्यनिष्ठ सदस्य हो। उसने हर अधिकारी से विनम्रता से हाथ मिलाया, अपने भाई का मामला फिर से खोलने के लिए धन्यवाद दिया। पुलिस साहब, उसने इंस्पेक्टर विक्रम को लाल आंखों से देखते हुए कहा, जैसे वह सोया न हो, मैं 5 साल से इंतजार कर रहा हूँ। कृपया मेरे भाई की मौत को बिना न्याय के न रहने दे। मुझे यकीन है कि यह सब जग्गा कांचा का काम है। वही हमेशा आकर धमकी देता था। उसकी आवाज में आग थी, दृढ़ विश्वास से भरी हुई, बहुत ज्यादा भरी हुई। विक्रम ने केवल सिर हिलाया और दिनेश को बैठने के लिए कहा। हम वह सब सुनना चाहते हैं जो आप जानते हैं। चलिए आपके और मृतक के रिश्ते से शुरू करते हैं।
दिनेश ने एक गहरी सांस ली और कहानी सुनाना शुरू किया। रमेश मेरा अच्छा भाई था। कभी कभी जिद्दी, हाँ, लेकिन वह अपने परिवार से प्यार करता था। मुझे सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब मैंने सुना कि उस पर कर्ज के कारण भागने का आरोप लगाया गया। यह झूठ है। रमेश कायर नहीं था। सब जानते हैं, अगर कोई समस्या होती थी तो वह उसका सामना करता था। लेकिन जग्गा कांचा को बहादुर लोग पसंद नहीं थे। वह चाहता था कि मेरा भाई झुक जाए। विक्रम ने ध्यान से देखा, बिना टोके सुनता रहा। उसकी कलम धीरे धीरे नोटबुक पर चल रही थी, लेकिन उसकी आंखें दिनेश के चेहरे से कभी नहीं हटी। उसने अपने लंबे अनुभव से एक बात सीखी थी, जो व्यक्ति वास्तव में ईमानदार होता है वह आमतौर पर बहते पानी की तरह कहानी सुनाता है, जिसमें छोटी छोटी अजीब बातें होती हैं जो उसे असली बनाती हैं। लेकिन जो झूठ बोल रहा होता है वह बहुत सधा हुआ, बहुत चिकना लगता है। क्या आप उस धमकी के बारे में बता सकते हैं जो आपने खुद सुनी थी? विक्रम ने पूछा। मैंने अपनी आंखों से देखा था, दिनेश ने तुरंत कहा। भाई के गायब होने से एक हफ्ते पहले जग्गा 2 आदमियों के साथ घर आया था। वह दरवाजे पर चिल्ला रहा था, मेज पीट रहा था, कह रहा था कि अगर 1 महीने में कर्ज नहीं चुकाया तो रमेश गायब हो जाएगा। मुझे अभी भी उसके शब्द याद हैं। इससे अच्छा है कि वह कीचड़ में गायब हो जाए, बजाय इसके कि बाजार में हंगामा करे। कुछ अधिकारी मुड़े, उस विस्तार को सुनकर हैरान। लेकिन विक्रम शांत रहा। और उसके बाद भाई गायब हो गया। मुझे कोई शक नहीं है, साहब। अगर जग्गा नहीं तो और कौन? दिनेश ने हाथ उठाया। उसकी आवाज कांप रही थी जैसे भावनाओं से, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके आंसुओं से मेल नहीं खाती थी। विक्रम ने अपनी नोटबुक बंद की और कुर्सी पर पीछे टिक गया। ठीक है, धन्यवाद दिनेश। आपकी जानकारी बहुत उपयोगी है। लेकिन हमें कुछ और चीजों की भी जांच करनी होगी। आपको कोई आपत्ति तो नहीं अगर हम आपका पुराना फोन जांचें? बस एक औपचारिकता के तौर पर। एक पल के लिए दिनेश का चेहरा सख्त हो गया। बस एक पल के लिए। फिर वह फिर से मुस्कुराया। जरूर साहब, ले लीजिए। लेकिन वह पुराना फोन है, खराब हो गया है। मैंने 3 साल पहले नया ले लिया था। कोई बात नहीं, पुराना डेटा कभी कभी बचाया जा सकता है, विक्रम ने कहा। साक्षात्कार समाप्त हुआ। दिनेश जाने लगा। जाने से पहले उसने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया, जो संयोग से जांच कक्ष के बाहर अपने दादा का इंतजार कर रहा था। हिम्मत रखो, बेटा। हम तुम्हारे पिता के लिए मिलकर न्याय मांगेंगे। उसकी मुस्कान गर्म थी, बहुत ज्यादा गर्म। अर्जुन ने बस सिर झुकाया, समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दे। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, टीम का एक सदस्य धीरे से बोला, साहब, वह आदमी बहुत सच्चा लग रहा है। विक्रम ने जवाब नहीं दिया। वह बस उस दरवाजे को देखता रहा जिससे दिनेश अभी अभी गुजरा था। उसके दिमाग में एक हल्की चेतावनी की घंटी बजी। जो व्यक्ति बहुत जल्दी उंगली उठाता है, बहुत लगन से जानकारी देता है, वह कभी कभी गवाह नहीं बल्कि निर्देशक होता है। उस रात विक्रम अपने कार्यालय में अकेला बैठा था। नियन बत्ती धीरे धीरे टिमटिमा रही थी। मेज पर सबूतों के टुकड़े बिखरे हुए थे। पंचायत के कैमरे की रिकॉर्डिंग, कमेटी के नोट्स, फोरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान। उसने एक सफेद बोर्ड पर लाल कलम से रेखाएं खींची। बाईं ओर सीता देवी का नाम था, जिसके चारों ओर नोट्स थे। चीख बहुत नाटकीय थी। कमेटी में संदिग्ध भुगतान, कैमरे की रिकॉर्डिंग में महिला की संभावित आकृति। दाईं ओर दिनेश कुमार का नाम था, पुलिस स्टेशन में बार बार आना,
जग्गा पर बहुत ज्यादा आरोप लगाना, कैमरे की रिकॉर्डिंग में पुरुष की छाया, संभावित व्यक्तिगत मकसद। बीच में एक बड़ा गोला था जिस पर लिखा था, रमेश कुमार, 5 साल पहले मृत। कांटेदार तार प्लस चक्की का पत्थर। विक्रम ने उस गोले को देर तक देखा। फिर उसने उसके नीचे एक बड़ा सवाल लिखा, रमेश की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? जवाब तुरंत नहीं आया, लेकिन उसका दिमाग चबाता रहा। सीता शायद एक बोझिल शादी से आजाद हो गई। दिनेश को शायद कोई विरासत मिली या कुछ ऐसा मिला जिसमें रमेश बाधा बन रहा था। 2 संभावनाएं, और विडंबना यह है कि दोनों ही पीड़ित के सबसे करीबी लोग थे। बाहर मौसम की पहली हल्की बारिश होने लगी थी, जो पुलिस स्टेशन की छत पर दस्तक दे रही थी। वह आवाज एक धीमी लय की तरह थी, लेकिन हर बूंद विक्रम की भावनाओं पर बोझ बढ़ा रही थी। यह मामला सिर्फ कर्ज का नहीं था, सिर्फ बाजार के गुंडे का नहीं था। कुछ बहुत गहरा था जो परिवार के खून में ही छिपा हुआ था। अगले दिन डिजिटल लैब से एक और खबर आई। सीता और दिनेश द्वारा इस्तेमाल किए गए पुराने नंबरों से कुछ पुराने टेक्स्ट संदेशों का डेटा आंशिक रूप से पुनर्प्राप्त किया जा सका था। केवल टुकड़े, अभी तक पूरे नहीं, लेकिन जांच कक्ष में हवा को भारी करने के लिए पर्याप्त थे। सीता का एक संदेश, रमेश के गायब होने से पहले की रात भेजा गया, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। जब भी वह घर आता है, मुझे घुटन महसूस होती है। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। और दिनेश के नंबर से जवाब, सब्र करो, बस थोड़ी देर और। मेरे पास एक योजना है, हम आजाद हो जाएंगे। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं, आजाद शब्द को बार बार गूंजते हुए सुना। किस चीज से आजाद? किससे आजाद? और क्या रमेश सिर्फ एक शिकार था जिसे कुर्बान कर दिया गया ताकि 2 लोग बिना किसी बोझ के जी सकें? उसने फिर से अपने बोर्ड को देखा। फिर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, कोई बाहरी नहीं, कातिल घर के अंदर है। लेकिन वह जानता था कि स्वीकारोक्ति तक का रास्ता अभी लंबा है। सीता आंसू की कहानी लिखने में बहुत माहिर थी और दिनेश शब्द गढ़ने में बहुत चालाक। वे केवल एक टेक्स्ट संदेश से आसानी से नहीं टूटेंगे। एक रणनीति की जरूरत थी। उन्हें अलग करो और फिर उन्हें एक दूसरे को फाड़ने दो। उस रात विक्रम अपने कार्यालय की खिड़की के सामने खड़ा, तेज होती बारिश को देख रहा था। उसके दिमाग में देवगढ़ गांव का तालाब फिर से उभरा, तालाब के रूप में नहीं, बल्कि एक मंच के रूप में। वहां सिर्फ रमेश की लाश नहीं दबी थी, बल्कि एक वर्जित प्रेम, विश्वासघात और एक दूसरे से उलझा हुआ प्रतिशोध भी दफन था। यह सब अब तैरने लगा था, फटने के समय का इंतजार कर रहा था। और विक्रम जानता था, फटने में ज्यादा देर नहीं थी। वह छोटा सा पूछताछ कक्ष कागज, ठंडी कॉफी और एयर कंडीशनर की ठंडक से महक रहा था, जिसका तापमान बहुत कम पर सेट था। नियन की रोशनी एक पुरानी लकड़ी की मेज पर चमक रही थी। सीता देवी सीधी बैठी थी, उसकी साड़ी करीने से बंधी थी, उंगलियां गोद में एक दूसरे को मसल रही थी। उसके सामने इंस्पेक्टर विक्रम नहीं, बल्कि एक अधेड़ उम्र की महिला थी, जिसने पतले चश्मे पहने थे और जिसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। उसका नाम था ब्रिगेडियर रत्ना, एक जांचकर्ता जिसे विक्रम ने जानबूझकर सीता का सामना करने के लिए चुना था। हम धीरे धीरे बात करेंगे, बहन जी, रत्ना ने एक गिलास गर्म पानी आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं भी एक औरत हूँ। मैं एक पत्नी का बोझ समझती हूँ। सीता ने गिलास लिया, धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखें आंसू बहाने के लिए तैयार थी, जैसे एक अभिनेत्री जिसे कैमरे की स्थिति पता हो। मैं बस रमेश के लिए न्याय चाहती हूँ, उसने धीरे से कहा। उसने गलतियां की थी,
लेकिन वह बुरा आदमी नहीं था। रत्ना ने आगे झुककर कहा, मुझे विश्वास है कि रमेश बुरा आदमी नहीं था। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप शुरू से अंत तक सच बताएं। कोई आपको जज नहीं करेगा। तथ्य आपकी मदद करेंगे। सीता ने एक लंबी सांस ली, उस कहानी को फिर से तैयार करते हुए जो उसने 5 सालों में कई बार सुनाई थी। कर्ज के बारे में, धमकियों के बारे में, उस रात के बारे में जब उसने आंगन में कुछ खिसकने की आवाज सुनी थी। उसका हर वाक्य चिकना था, बिना रुके बह रहा था, जैसे उसके दिमाग की दीवारों पर लिखा हो और उसे बस फिर से पढ़ना हो। रत्ना ने उसे नहीं टोका। उसने कहानी खत्म होने दी। फिर उसने एक पारदर्शी फाइल निकाली और कुछ छपे हुए कागज बाहर निकाले। सीता जी, उसने धीरे से कहा, यह कुछ डेटा है जिसे हम पुनर्प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं। सब कुछ नहीं, लेकिन एक सुराग देने के लिए काफी है। सीता ने कागजों को देखा। उन पर टेक्स्ट संदेशों के टुकड़े छपे हुए थे। काली स्याही में लिखा था, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। जब भी वह घर आता है, मुझे घुटन महसूस होती है। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। सब्र करो, बस थोड़ी देर और। मेरे पास एक योजना है। हम आजाद हो जाएंगे। एक ठहराव। कमरे में हवा पतली हो गई। यह संदेश 5 साल पहले का है, रत्ना ने तटस्थ स्वर में कहा। भेजने वाला नंबर आपके पुराने नंबर से मेल खाता है और जवाब देने वाला दिनेश के पुराने नंबर से। हम समझते हैं, हो सकता है कि इसका संदर्भ वैसा न हो जैसा दिखता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इसका संदर्भ समझाएं। एक पल के लिए सीता का चेहरा रंग खो बैठा। फिर वह फीकी हंसी हंसी। यह मुझे याद नहीं। शायद कोई गलत संदेश चला गया होगा। उस समय मैं बहुत तनाव में थी। रत्ना ने सिर हिलाया, बहस नहीं की। उसने एक और फाइल खोली। उसमें पंचायत के कैमरे की रिकॉर्डिंग की स्क्रीनशॉट तस्वीरें थी। दानेदार, अंधेरी तस्वीर, लेकिन स्पष्ट रूप से 2 आकृतियों को रात के अंधेरे में तालाब के किनारे कुछ धकेलते हुए दिखा रही थी। एक के कंधे चौड़े थे, दूसरे ने साड़ी का पल्लू ओढ़ रखा था। यह उस साल नवंबर के अंत की रात है, रत्ना ने समझाया। रमेश के लापता घोषित होने से कुछ दिन पहले। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह निश्चित रूप से आप हैं। कैमरा सस्ता है, गुणवत्ता खराब है, लेकिन साड़ी का पल्लू लोगों को सवाल करने पर मजबूर करता है। सीता ने थोड़ी अकड़ के साथ ठोड़ी उठाई। इस गांव में बहुत सी औरतें साड़ी पहनती हैं, बहन जी। वह कोई भी हो सकती है। बेशक, रत्ना ने फाइल बंद करते हुए कहा, जैसे वह सहमत हो। इसीलिए मैं आरोप नहीं लगा रही हूं। मैं बस समझना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि कैसा लगता है जब घर घर नहीं रहता। आखिरी वाक्य ने सीता को रोक दिया। उसने रत्ना को देखा, यह तौलने की कोशिश की कि यह सच्ची सहानुभूति है या एक जाल। रत्ना ने उस नज़र को अपनी आंखों में गिरने दिया, जो बिना झपके देख रही थी। दरवाजे पर 2 बार दस्तक हुई। इंस्पेक्टर विक्रम बिना ज्यादा शोर किए अंदर आए, एक नया कप चाय लेकर। उन्होंने उसे मेज के कोने पर रखा और रत्ना के बगल में खड़े हो गए। कमरे पर हावी नहीं हुए, बस एक कोना भर दिया। माफ करना, परेशान किया, उन्होंने कहा। शांत रहें, सीता जी। मैं अभी बगल के कमरे से आया हूं। सीता ने अपनी पीठ सीधी की। बगल का कमरा? हाँ, विक्रम ने मेज पर पड़े कागजों पर एक नजर डाली, फिर सीता के चेहरे पर वापस देखा। दिनेश वहां है। हमने सुना है कि वह इस मामले की बहुत परवाह करता है। जब हमने उसे बुलाया तो वह तुरंत आ गया। सीता की साड़ी उसके माथे पर बहुत मामूली सी खिसकी।
दिनेश ने क्या कहा? विक्रम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने एक कुर्सी खींची, बैठ गया। हम पहले आपसे पूछेंगे एक साधारण सवाल। क्या आपने कभी दिनेश को अपनी घरेलू समस्याओं के बारे में, रमेश के बारे में, उस दबाव के बारे में बताया जो आप महसूस कर रही थीं? सीता ने सांस रोकी। उसे लगा जैसे फर्श 1 इंच खिसक गया हो। मैं कभी कभी उससे बात करती थी। वह रमेश का भाई है, अपना परिवार। हाँ, विक्रम ने सिर हिलाया। कभी कभी बात करना जरूरी होता है। वह एक पल रुका, जैसे जगह दे रहा हो। लेकिन बात करना किसी और चीज में बदल सकता है, जब दो लोग एक साथ फंसा हुआ महसूस करते हैं और एक ही आजादी की कल्पना करने लगते हैं। आजादी शब्द एक नई ठोकी गई कील की तरह लटका रहा। सीता ने अपनी नजर दीवार पर डाली, फिर वापस विक्रम को देखा। साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? विक्रम ने आगे झुककर कहा। उसकी आवाज आधी धीमी हो गई। मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं सुनना चाहता हूँ। क्योंकि बगल के कमरे में दिनेश ने अभी कुछ भारी कहा है। उसने कहा कि इस खतरे को खत्म करने का विचार उसका नहीं था। सीता जम गई। उसकी गोद में रखे हाथ अनजाने में मुट्ठी में बंध गए। उसने कहा, विक्रम ने धीरे धीरे जारी रखा, कि वह रात अस्तव्यस्त थी। रमेश तब घर आया जब उसे नहीं आना चाहिए था। झगड़ा हुआ और किसी ने रमेश को रोकने के लिए एक भारी चीज उठा ली। उसने कहा कि वह बस एक घबराया हुआ व्यक्ति था, किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। रत्ना ने अपनी नजरें झुका ली। विक्रम के वाक्यों को पूरा मंच दे दिया। कमरा छोटा हो गया। घड़ी की सुई की आवाज एक कुएं के मुंह से आने वाली टिक-टिक की तरह लग रही थी। दिनेश ने ऐसा कहा। सीता की आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। हाँ, विक्रम ने कहा। उसने यह भी कहा, विक्रम ने आगे जोड़ा, कि बात की सारी योजना, सबूत गढ़ना, मुंह बंद रखना, तालाब को कब्र के रूप में चुनना, यह विचार उसके दिमाग से नहीं आया था। सीता के सामने रखा गर्म पानी का गिलास थोड़ा कांपा। उसकी सांसें छोटी हो गई। वह झूठ बोल रहा है, उसने जल्दी से कहा, बहुत जल्दी। वह हमेशा रमेश से जलता था। वह मुझसे सिर्फ इसलिए चिपका रहा ताकि वह अपने भाई को चोट पहुंचा सके। विक्रम ने उस इनकार का जवाब नहीं दिया। उसने एक कागज सीता की ओर खिसकाया। सीता जी, मुझे परवाह नहीं कि किसने शुरू किया। मुझे परवाह है कि यह कैसे खत्म होगा। उस घर में एक बच्चा है, अर्जुन। वह जवाब का इंतजार कर रहा है। हम उसे क्या विरासत में देंगे? बाजार के गुंडे की कहानी या सच्चाई, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों न हो। अर्जुन के नाम ने सीता के अंदर कुछ तोड़ दिया जिसे उसने सबसे पीछे रखा था। जो आंखें अभी अभी तीखी थीं, वे नरम हो गईं, उस बच्चे को याद करते हुए जो उसे माँ कहता था और जो कल रात बरामदे में कांप रहा था। उसके होंठ बंद हुए, खुले, फिर बंद हो गए। रत्ना ने एक धीमी फुसफुसाहट के साथ प्रवेश किया। बहन जी, सबसे मजबूत औरत वह नहीं है जो कभी गलती नहीं करती। सबसे मजबूत औरत वह है जो यह स्वीकार करने की हिम्मत रखती है ताकि उसके बच्चे का भविष्य ईमानदार हो। अगर घर में हिंसा थी, तो बताइए। अगर डर था, तो बताइए। वरना आपका नाम कोई और उस स्याही से लिखेगा जिससे आप नफरत करती हैं। सीता ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कांपती पलकें दो विपरीत चीजों को रोक रही थी। वह कहानी जो उसने याद की थी और बिस्तर के कोने में घुटनों को गले लगाए अर्जुन की छवि। 5 साल तक उसने सोचा कि वह एक कहानी लिख रही है। 5 साल तक घर के पीछे के तालाब ने वह अंतिम विराम चिन्ह संभाल कर रखा था जिसका उसने कभी हिसाब नहीं लगाया था। दिनेश,
आखिरकार सीता के होंठ हिले, उसकी आवाज किनारों से टूट गई। दिनेश उतना भोला नहीं है जितना वह दिखता है। वह वही था जो पहले करीब आया। रमेश अक्सर देर से घर आता था। कुछ दिन ऐसे थे जब वह घर बिना सलाखों की जेल जैसा लगता था। मैं इंसान हूँ, बहन रत्ना। मैं भटक गई थी। रत्ना ने उस पहली दरार पर खुशी नहीं मनाई। वह बस इंतजार करती रही ताकि वह दरार फिर से बंद न हो जाए। और उस रात सीता ने सिर झुकाया। उस रात रमेश सामान्य से जल्दी घर आ गया। कमरे का दरवाजा खुला था। सब कुछ टूट गया। उसने एक सिसकी भरी सांस ली, बिना आंसू के। रमेश का शरीर बड़ा है। उसने दिनेश को जमीन पर धकेल दिया। मुझे डर था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा। मैंने चारों ओर देखा। वहां वहां एक छोटी लकड़ी की उखली थी। एक भारी चीज भी थी। मुझे याद नहीं कि मैंने पहले कौन सी उठाई। यह एक बुरे सपने जैसा था। मुझे बस इतना याद है कि रमेश ने हिलना बंद कर दिया। रत्ना ने विक्रम को एक संक्षिप्त नजर से देखा। विक्रम चुप रहा। उसके बाद रत्ना ने पूछा। मैं घबरा गई। दिनेश, उसने कहा कि अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम खत्म हो जाएंगे। उसने तालाब का जिक्र किया। मैंने कहा नहीं। लेकिन उसने कहा कि समय नहीं है। सीता ने अपना चेहरा हथेलियों से ढक लिया। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई। वह कांटेदार तार किसका था? मुझे नहीं पता। हमारे पास। दिनेश उसे गोदाम से लाया था। चक्की का पत्थर रसोई के बगल में था। हाँ, उसने बांधा। मैंने पकड़ने में मदद की। हमने उसे साइड के दरवाजे से धकेला। यही वह आवाज थी जो मैंने उस रात सुनी थी। हमारी अपनी आवाज। कमरा फिर से खामोश हो गया। केवल सांसों की गिनती की आवाज थी। विक्रम ने आखिरकार कहा, नरम लेकिन दृढ़। धन्यवाद, बहन जी। यह एक शुरुआत है। सच्चाई कभी एक बार में बाहर नहीं आती। लेकिन आपने दरवाजा खोल दिया है। सीता ने अपना गीला, बिना आंसू वाला चेहरा उठाया। तो दिनेश ने बगल के कमरे में और क्या कहा? विक्रम खड़ा हुआ, फाइलें समेटते हुए। इतना काफी है कि हम जान सके कि आप दोनों अब एक ही तरफ नहीं हैं। और इतना काफी है कि मैं यह सुनिश्चित कर सकूं कि आप दोनों एक ही जेल की कोठरी में एक दूसरे को नहीं निगलेंगे। उसने सीता को सीधे देखा। अब से आप दिनेश से नहीं मिल सकती। कोई बातचीत नहीं। हम एक वकील की उपस्थिति में आपका आधिकारिक बयान लेंगे। अपने शब्द खुद चुनें। किसी और को अपनी जिंदगी की कहानी का अंत न लिखने दें। जब सीता को एक और कमरे में बयान दर्ज करने के लिए ले जाया गया, तो विक्रम और रत्ना ने एक दूसरे को देखा। रत्ना ने एक सांस छोड़ी। पहली दरार, उसने कहा। वह दरार जिसकी हमें जरूरत थी, विक्रम ने जवाब दिया। अब दूसरी तरफ से चोट करने का समय है। गलियारे में अर्जुन एक बैग पकड़े खड़ा था। जब सीता गुजरी तो उनकी आंखें एक पल के लिए मिली। उस पल में सारी कहानियां ढह गई। एक भटकी हुई माँ की बची खुची नजर उस बेटे पर पड़ी जिसने अनजाने में वयस्कों के नरक की चाबी ढूंढ ली थी। सीता कुछ कहना चाहती थी, बेटा, लेकिन आवाज नहीं निकली। बस होंठ की एक हरकत, बिना आवाज के, माफ करना। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसने बस सिर झुकाया, बैग को और कसकर पकड़ लिया। खिड़की के बाहर आसमान में बादल छाए हुए थे, बारिश को रोके हुए। कहीं वह सूखा तालाब इंतजार कर रहा था,
डुबोने के लिए नहीं, बल्कि उन बचे हुए नामों को प्रतिबिंबित करने के लिए जो अभी तक नहीं बोले गए थे। और विक्रम एक और कमरे की ओर बढ़ा, दिनेश कुमार के लिए मंच तैयार करते हुए। अगर आंसुओं की एक कहानी टूट चुकी है, तो दूसरी कहानी को उसी आईने से टूटने के लिए मजबूर किया जाएगा, विश्वासघात के डर से। दूसरा पूछताछ कक्ष ज्यादा ठंडा था, हालांकि वहां कोई एयर कंडीशन नहीं था। दीवारें खाली थीं, बस एक तरफ एक तरफा आईना था। उसके पीछे विक्रम हाथ बांधे खड़ा दिनेश कुमार को देख रहा था, जो कुर्सी पर आराम से बैठा था। दिनेश के हाथ मेज पर हल्के से हथकड़ी से बंधे थे, लेकिन उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। पुलिस साहब, उसने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने कल सब कुछ समझा दिया था। मुझे फिर से क्यों बुलाया गया है? अगर कातिल को ढूंढना है, तो जग्गा कांचा को पकड़ो। सब जानते हैं कि वही समस्या की जड़ है। विक्रम अंदर आया, दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। वह पहले नहीं बैठा, बस धीरे धीरे मेज के चारों ओर चला। जग्गा की जांच हो चुकी है। सबूत है कि वह रमेश के गायब होने की रात घटनास्थल पर नहीं हो सकता था। दिनेश ने कंधे उचकाए, हैरान होने का नाटक करते हुए। वह तो बस एक बहाना है जो उसने बनाया है। बड़े गुंडों के पास हमेशा कोई ना कोई तरीका होता है। उसके बहाने की पुष्टि उस समय की पुलिस ने की थी, विक्रम ने शांति से कहा। लेकिन अब हम जग्गा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, दिनेश। दिनेश की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी, फिर वापस आ गई। मैं? साहब, मैं भी एक पीड़ित हूं। मेरा भाई मर गया। मैंने अपना परिवार खो दिया। मैं कातिल कैसे हो सकता हूं? विक्रम ने एक कुर्सी खींची, धीरे धीरे बैठ गया। उसने मेज पर एक वॉइस रिकॉर्डर रखा और उसे चालू कर दिया। तुम बस इसे सुनो। स्पीकर से सीता देवी की टूटी हुई आवाज आई। सिसकिया, फिर टूटे फूटे वाक्य। उस रात रमेश घर आ गया। उसने दिनेश को जमीन पर धकेल दिया। मैं डर गई। मैंने एक भारी चीज देखी। मैंने मारा। दिनेश ने बांधा। मैंने पकड़ा। मैंने मदद की। हमने उसे तालाब में धकेला। मेज जोर से कांपी। दिनेश सीधा हो गया, उसका चेहरा बदल गया। यह झूठ है। उसने ऐसा कहा। विक्रम ने उसे सपाट नजरों से देखा। उसने तुम्हारा नाम लिया, दिनेश। उसने कहा कि तुम गोदाम से कांटेदार तार लाए थे। तुमने तालाब का सुझाव दिया था। वह बस घबराई हुई थी। उसने कहा। दिनेश ने अपनी हथकड़ियां मेज पर पटकी। उसकी आवाज ऊंची हो गई। वह झूठी है। उसने रमेश को मारा। मैं तो बस। वह रुक गया, यह महसूस करते हुए कि उसके शब्द लगभग खुद ही उसे उजागर कर रहे थे। बस क्या, दिनेश? विक्रम ने आगे झुककर कहा। बस उसकी मदद कर रहा था। बस अपने ही भाई को डुबोने में मदद कर रहा था। दिनेश के माथे पर पसीना आने लगा। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विक्रम का हर शब्द और भी गहरा चुभ रहा था। तुम सोचते हो कि सीता हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी? विक्रम की आवाज धीमी हो गई। सुनो, वह पहले ही बोलना शुरू कर चुकी है। वह कह रही है कि यह सब तुम्हारी गलती थी। वह सब कुछ तुम्हारे कंधों पर डाल देगी। अगर तुम चुप रहे, तो तुम बलि का बकरा बन जाओगे। तुम्हें पूरी सजा मिलेगी। वह बच सकती है, शायद सिर्फ एक गवाह के रूप में जिसने मुंह बंद रखा। नहीं, दिनेश चिल्लाया। वह ऐसा नहीं कर सकती। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया, सहानुभूति का नाटक करते हुए। तुमने उस पर बहुत ज्यादा भरोसा किया।
जबकि बगल के कमरे में वह पहले ही खुद को बचा चुकी है और तुम्हें छोड़ चुकी है। रिकॉर्डर की आवाज फिर से चलाई गई। इस बार वह हिस्सा जहां सीता गुस्से में चिल्ला रही थी, दिनेश उतना भोला नहीं है, वही पहले करीब आया था। उसी ने मुझे इस पाप में धकेला था। दिनेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी कुर्सी को इतनी जोर से पीछे धकेला कि वह खड़खड़ा गई। हरामजादी औरत! उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, मेरे उसके लिए सब कुछ करने के बाद? हमारी आजादी के लिए? विक्रम ने पलक नहीं झपकाई। तो यह सच है, तुम लोगों ने एक आजादी की योजना बनाई थी। दिनेश एक पल के लिए चुप हो गया, फिर अपने ही गुस्से में फंस गया। हाँ, क्योंकि रमेश न तो एक अच्छा पति था और न ही एक अच्छा भाई। वह सिर्फ एक बाधा था। हर रात सीता मेरे कंधे पर रोती थी। वह कहती थी कि वह और नहीं सह सकती। वह कहती थी कि रमेश सिर्फ जुआ, कठोरता और परिवार की परवाह न करना जानता है। मैं उससे प्यार करता था। मैं उसे पीड़ित होते नहीं देख सकता था। ये शब्द एक एक करके कुएं में गिरे पत्थरों की तरह गिरे। और उस रात, विक्रम ने जोर दिया। उस रात दिनेश की आवाज भर्रा गई। रमेश जल्दी घर आ गया। उसने हमें देख लिया। वह गुस्सा हो गया। उसने मुझे धकेला, लगभग मुझे मार ही डाला था। सीता सीता घबरा गई। उसने मारा। रमेश गिर गया। मैं खड़ा हुआ। मैंने फर्श पर खून देखा। मैं जानता था कि अगर हमने तुरंत कुछ नहीं किया तो हम खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा कि हमें उसे छिपाना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह कभी न मिले। तो मैंने तार लिया। मैंने बांधा। मैंने चक्की का पत्थर इस्तेमाल किया। हमने उसे तालाब में धकेला। वह रुक गया, सिर झुकाया। मुझे लगा कि यही एकमात्र तरीका था। कमरा खामोश हो गया। केवल दिनेश की भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। विक्रम ने रिकॉर्डर पर स्टॉप बटन दबाया। उसने उस आदमी को देर तक देखा। तुमने अभी-अभी कबूल किया है और यह रिकॉर्ड हो गया है। दिनेश ने ऊपर देखा। उसका चेहरा राहत और तबाही का मिश्रण था। उसने शुरू किया था, साहब। उसने मारा था। मैं तो बस हमें बचाना चाहता था। लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। उसने सब कुछ मुझ पर डाल दिया। उसने अपना रास्ता चुन लिया है, विक्रम ने ठंडक से कहा। और तुमने अभी-अभी अपना रास्ता चुना है। दरवाजा खुला। 2 अधिकारी अंदर आए। दिनेश की हथकड़ियां उसकी पीठ के पीछे बांध दी गईं। उसने थोड़ा विरोध किया, आधा अधूरा चिल्लाया, सीता! हरामजादी! तूने मुझे बर्बाद कर दिया। तूने हम दोनों को बर्बाद कर दिया। उसकी चीखें गलियारे तक गूंजी। सीता, जो दूसरे कमरे में इंतजार कर रही थी, ने उन्हें स्पष्ट रूप से सुना। उसके होंठ कांपे, उसकी आंखें फैल गईं। वह जानती थी कि 5 साल का राज टूट चुका है। अब आंसुओं की कोई कहानी नहीं थी, कोई कहानी नहीं थी। बस सड़ी हुई सच्चाई थी जिसे अब सतह पर आने के लिए मजबूर किया गया था। निगरानी कक्ष में विक्रम सीधा खड़ा हुआ, एक लंबी सांस छोड़ी। वह जानता था कि सबसे महत्वपूर्ण चरण समाप्त हो गया है। 2 कबूलनामे, 2 कहानियां जो एक दूसरे को जला रही थी। अब उनके लिए एक दूसरे की रक्षा करने का कोई रास्ता नहीं था। देवगढ़ गांव के तालाब ने आखिरकार अपनी पूरी कहानी वसूल कर ली थी। पुलिस स्टेशन के छोटे से बैठक कक्ष में सफेद बोर्ड नई लिखावट से भर गया था। 2 बड़े कॉलम स्पष्ट रूप से लिखे गए थे, सीता का कबूलनामा
और दिनेश का कबूलनामा। एक लाल रेखा दोनों को जोड़ रही थी, जबकि बीच में रमेश के कंकाल की एक तस्वीर लगी थी जिसे फोरेंसिक टीम ने साफ कर दिया था। इंस्पेक्टर विक्रम हाथ में मार्कर लिए अपनी टीम को समझा रहे थे। दोनों बोल चुके हैं। सीता दिनेश पर बांधने और फेंकने का मुख्य अपराधी होने का आरोप लगा रही है। दिनेश सीता पर पहला वार करने का आरोप लगा रहा है। उनके विवरण अलग हैं, लेकिन कहानी का सार एक ही है। रमेश को घर के अंदर मारा गया, फिर उसके शरीर को कांटेदार तार और चक्की के पत्थर के साथ तालाब में फेंक दिया गया। एक युवा जांचकर्ता ने हाथ उठाया। साहब, इसका मतलब है कि वे दोनों सीधे तौर पर शामिल थे, है न? विक्रम ने दृढ़ता से सिर हिलाया। वे सहअपराधी हैं। एक दूसरे पर आरोप लगाना सिर्फ एक बचाव की रणनीति है, लेकिन इसी आपसी आरोप प्रत्यारोप से हम पूरी तस्वीर देख सकते हैं। उसने बोर्ड की ओर इशारा किया। उस रात का घटनाक्रम। रमेश जल्दी घर आता है। वह सीता और दिनेश को एक साथ पाता है। झगड़ा होता है। रमेश दिनेश पर हावी हो जाता है। सीता घबराकर रमेश पर एक भारी वस्तु से वार करती है। रमेश गिर जाता है। दिनेश उठता है, स्थिति की गंभीरता को समझता है। वह गोदाम से कांटेदार तार लाता है। वह तालाब का सुझाव देता है। सीता शरीर को संभालने में मदद करती है। वे बांधते हैं, चक्की का पत्थर जोड़ते हैं और फिर लाश को साइड के दरवाजे से बाहर घसीटते हैं। टीम चुप थी। कोई नहीं बोला, क्योंकि सब जानते थे कि यह कहानी सिर्फ एक ठंडी पुनर्निर्माण नहीं थी। यह एक पारिवारिक त्रासदी थी जो किसी भी सामान्य मामले से ज्यादा गहरी चुभती थी। कल हम घटनास्थल पर पुनर्निर्माण करेंगे, विक्रम ने अंत में कहा। गांव के सभी लोग सच्चाई जान जाएंगे। अब अफवाहों के लिए कोई जगह नहीं होगी। अगली सुबह देवगढ़ गांव फिर से हिल गया। ठाकुर राम सिंह के घर के चारों ओर पुलिस लाइन लगा दी गई थी, लेकिन इस बार खुदाई के लिए नहीं, बल्कि हत्या के पुनर्निर्माण के लिए। गांव वाले बाहर जमा हो गए, फुसफुसा रहे थे। कुछ को विश्वास नहीं हो रहा था, कुछ निश्चितता के भूखे इंतजार कर रहे थे। सीता को एक मैली साड़ी में जेल की गाड़ी से बाहर लाया गया। उसका चेहरा पीला था। दिनेश उसके पीछे आया, उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। उनकी कड़ी निगरानी की जा रही थी। उन्हें एक दूसरे के पास आने की इजाजत नहीं थी। पीछे के आंगन में, जहां तालाब अब सूख चुका था, जांच टीम ने संपत्ति तैयार की। रमेश के शरीर की जगह एक लकड़ी का पुतला, तार के टुकड़े और चक्की के पत्थर की एक प्रतिकृति। विक्रम बीच में खड़ा था, हाथ में माइक्रोफोन। आज हम दोनों आरोपियों के बयानों के आधार पर घटनाक्रम दिखाएंगे। सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा। सीता को कांपती आवाज में घर के अंदर ले जाया गया। उसने कमरे के दरवाजे की ओर इशारा किया। रमेश यहां से आया। उसने देखा। वह चिल्लाया। उसने दिनेश को जमीन पर मारा। उसके आंसू गिरे, लेकिन किसी ने सहानुभूति नहीं दिखाई। गांव वाले बस फुसफुसाए, अस्तगफिरुल्लाह। तो यह सच था। फिर दिनेश को बुलाया गया। बदले की भावना से भरे स्वर में उसने दिखाया कि कैसे वह उठा और रसोई के बगल में छोटे से गोदाम से तार का एक बंडल लाया। मैंने इसका इस्तेमाल किया। मैंने बांधा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम खत्म हो जाते। सबको पता चल जाता। पुतले को फर्श पर लिटाया गया, तार लपेटा गया, चक्की का पत्थर बगल में धकेला गया। देखने वाले गांव वालों ने अपना मुंह ढक लिया। कुछ बूढ़ी औरतें धीरे धीरे प्रार्थना करने लगी। चरम पर दोनों को अलग अलग बारी बारी से शरीर को साइड के दरवाजे से तालाब की ओर घसीटते हुए दिखाने का आदेश दिया गया।
लकड़ी के पुतले के जमीन से रगड़ने की आवाज ने रोंगटे खड़े कर दिए। और जब चक्की के पत्थर को सूखे तालाब में गिराया गया तो उसकी आवाज जोर से गूंजी, जैसे मौत की घंटी बजी हो। ठाकुर राम सिंह, जो बाढ़ के किनारे एक व्हीलचेयर पर बैठे थे, ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। उनके कंधे कांप रहे थे, या तो रोने से या फिर उस कमजोर शरीर के कारण जो अब और सहन नहीं कर सकता था। अर्जुन उनके बगल में खड़ा था, उसका चेहरा भावहीन था। वह रो नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थी, जैसे उस गूंज के साथ उसका पूरा बचपन दफन हो गया हो। पुनर्निर्माण समाप्त हुआ। सब कुछ स्पष्ट था, किसने क्या किया, कैसे और क्यों। अब कोई धुंध नहीं थी, बाजार के गुंडे या घर से भागे पति की कोई झूठी कहानी नहीं थी। जो था वह केवल विश्वासघात, वर्जित प्रेम और परिवार का खून था। उस रात पुनर्निर्माण की खबर तेजी से फैल गई। देवगढ़ गांव में हड़कंप मच गया। चाय की दुकानों पर, मस्जिद में, खेतों में सब एक ही बात कर रहे थे। कोई गुस्सा था, कोई शर्मिंदा, कोई अर्जुन और ठाकुर राम सिंह पर तरस खा रहा था। 5 साल तक हम मानते रहे कि सीता एक बेचारी औरत है जिसे पति ने छोड़ दिया, एक गांव के बुजुर्ग ने कहा। पता चला कि वह अपने पति को दफनाने वालों में से एक थी। दूसरे ने जोड़ा, और दिनेश हमारी नजरों में एक आदर्श छोटे भाई की तरह था, जबकि वह एक इंसान के चेहरे वाला शैतान था। विक्रम ने यह खबर अपने आदमियों की रिपोर्ट से सुनी। वह जानता था कि इसके बाद समाज कभी पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसका काम गपशप को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि अदालत के पास अकाट्य सबूत हों। उसने उस रात आखिरी फाइल बंद की, अर्जुन की एक तस्वीर को देखते हुए जो बरामदे में बैठा था, जिसे एक स्थानीय पत्रकार ने चुपके से खींचा था। वह बच्चा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ा लग रहा था। विक्रम ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उम्मीद है कि न्याय, चाहे कितना भी कड़वा हो, तुम्हारे लिए बची हुई एकमात्र विरासत बन सकता है, बेटा, वह बुदबुदाया। और वह अंतिम अध्याय के लिए तैयार हो गया, सीता और दिनेश को अदालत में ले जाना, जहां सच्चाई अब पुलिस की नहीं, बल्कि कानून और इतिहास की होगी। उस सुबह स्थानीय अदालत का भवन खचाखच भरा हुआ था। पत्रकार सीढ़ियों पर कतार में खड़े थे, कैमरे तैयार थे। देवगढ़ गांव के लोग झुंड में आए थे, अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि उस 5 साल की त्रासदी का अंत कैसे तय होता है। अदालत कक्ष के अंदर माहौल तनावपूर्ण था। 2 अभियुक्तों की कुर्सियां भरी हुई थी। सीता देवी मैली साड़ी में, पीला चेहरा और लाल आंखें, दिनेश कुमार जेल की शर्ट में, नफरत भरी निगाहें। वे अलग अलग बैठे थे, एक बार भी एक दूसरे की ओर देखे बिना। कभी वे एक गुप्त जोड़ी के रूप में जाने जाते थे, अब वे सिर्फ 2 दुश्मन थे जो एक दूसरे पर शब्दों से वार करने की अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। न्यायाधीशों का पैनल कमरे में दाखिल हुआ। हथौड़ा बजा। रमेश कुमार की हत्या का मुकदमा शुरू किया जाता है, मुख्य न्यायाधीश की आवाज गूंजी। सरकारी वकील खड़ा हुआ, जोरदार आवाज में आरोप पत्र पढ़ा। उसके शब्द चुभ रहे थे। अभियुक्तों ने जानबूझकर, योजना बनाकर और मिलकर रमेश कुमार की जान ली और फिर अपराध को छिपाने के इरादे से उसके शव को घर के पीछे के तालाब में फेंक दिया। यह कृत्य न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि परिवार और समाज के पवित्र मूल्यों को भी ठेस पहुंचाता है। हर वाक्य से दर्शकों की बेंचों पर बैठे सिर हिल रहे थे। कोई फुसफुसा रहा था, अस्तगफिरुल्लाह। कोई अविश्वास से सिर हिला रहा था। गवाहों को बुलाने की बारी आई। ठाकुर राम सिंह को छड़ी के सहारे अंदर लाया गया। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें नम थी।
उन्होंने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, मैं जानता था कि मेरा बेटा रमेश कभी परिवार छोड़कर नहीं भागेगा। मुझे लंबे समय से यकीन था कि वह एक पीड़ित है। आज मैं बस न्याय चाहता हूँ, न ज्यादा न कम। कमरे के एक कोने से धीमी सिसकी सुनाई दी। फिर अर्जुन का नाम पुकारा गया। वह 15 साल का लड़का धीरे धीरे चला, एक ढीली सफेद शर्ट पहने हुए। सभी की आंखें उस पर थीं, कुछ तरस से, कुछ प्रशंसा से। वह माइक्रोफोन के सामने खड़ा हुआ। उसकी आवाज छोटी लेकिन दृढ़ थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ और मेरे चाचा ऐसा कर सकते हैं। मैं तो बस उस शाम मछली पकड़ने गया था। मैंने तो बस कांटा खींचा था, लेकिन मुझे मछली नहीं, बल्कि मेरे अपने पिता का सिर मिला। कमरा उबल पड़ा। कुछ लोगों ने अपना मुंह ढक लिया, कुछ ने सिर झुका लिया, सुनने में असमर्थ। अर्जुन एक पल रुका, थूक निकला। मैं बस एक चीज चाहता हूँ, किसी और बच्चे को अपने माता पिता को राक्षस बनते न देखना पड़े। न्यायाधीश ने सिर हिलाया। काफी है। धन्यवाद बेटा। अर्जुन गवाह के कटघरे से उतरा। उसकी नजर एक पल के लिए अपनी माँ से मिली। सीता की आंखों में लालसा थी, दर्द था, और एक ऐसा गुस्सा भी था जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। सीता ने सिर झुका लिया, उसके कंधे हिल रहे थे। गवाहों के बाद अभियुक्तों को अपनी सफाई देने का मौका दिया गया। सीता पहले उठी, उसकी आवाज भर्राई हुई थी, आंसू बह रहे थे। मेरा कभी भी अपने पति को मारने का इरादा नहीं था। मैं बस घबरा गई थी। वह रात अस्तव्यस्त थी। रमेश गुस्से में था। दिनेश लगभग उसके हाथों मारा ही गया था। मैं बस उसे रोकना चाहती थी। मैं विनती करती हूँ, मुझे मेरी गलती के अनुसार सजा दे, लेकिन मेरी तुलना दिनेश से न करें। उसी ने मुझे रमेश को डुबोने में साथ देने के लिए मजबूर किया था। दिनेश ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसी, हथकड़ी खड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। वह नाटक करने में माहिर है, जज साहब। 5 साल तक वह आराम से रही, एक बेचारी विधवा का नाटक करती रही, जबकि वह मेरे साथ सोती थी, मेरे साथ योजना बनाती थी। और उस रात वही थी जिसने रमेश को पहले मारा था, जब तक कि वह गिर नहीं गया। अगर मैं वहां नहीं होता तो वह फिर भी अपने पति से छुटकारा पाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेती। उनके शब्द हवा में चाकुओं की तरह टकरा रहे थे। कमरे में शोर मच गया। न्यायाधीश को कई बार हथौड़ा बजाना पड़ा। अंत में सरकारी वकील ने सबूतों, गवाहों, पुनर्निर्माण और प्रत्येक के कबूलनामे के आधार पर भारी सजा की मांग के साथ समापन किया। हम अभियुक्त सीता देवी और अभियुक्त दिनेश कुमार के लिए आजीवन कारावास की सजा की मांग करते हैं। अदालत की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कुछ घंटों बाद न्यायाधीशों का पैनल फैसले के साथ वापस आया। अदालत कक्ष खामोश था, सबने सांस रोक रखी थी। सभी सबूतों, गवाहियों और कानूनी तथ्यों पर विचार करने के बाद यह अदालत अभियुक्त सीता देवी और अभियुक्त दिनेश कुमार को योजनाबद्ध हत्या का दोषी पाती है। प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। हथौड़ा जोर से बजा। सीता हिस्टीरिक रूप से चीख पड़ी, उसका शरीर ढीला पड़ गया। दिनेश ने सिर झुकाया, उसका चेहरा भावहीन हो गया, उसकी लाल आंखें खालीपन में घूर रही थी। 2 लोग जो कभी अंधेरे में एक दूसरे को ढूंढते थे, अब एक ही गड्ढे में गिर गए थे, लेकिन एक दूसरे की ओर पीठ करके। गांव वाले धीरे धीरे जयकार करने लगे। कोई राहत में था, कोई रो रहा था। ठाकुर राम सिंह ने अपनी आंखें बंद कर ली, उनके होंठ प्रार्थना में कांप रहे थे। अर्जुन सीधा खड़ा था, न मुस्कुरा रहा था,
न रो रहा था। वह बस धीरे से फुसफुसाया, लगभग सुनाई न देने वाला, पिताजी, आखिरकार आपको न्याय मिल गया। सीता देवी और दिनेश कुमार के लिए आजीवन कारावास का फैसला देवगढ़ गांव में कहानी का अंत नहीं था। वास्तव में उस दिन से असली घाव महसूस होने लगे। गांव के बाजार में लोग सिर झुकाकर फुसफुसाते थे। कोई ताना मारता, कोई तरस खाता, कोई बस सिर हिला देता। रमेश का परिवार अब एक तरह की अंधेरी कहानी बन गया था। छोटे बच्चों को उनके माता-पिता रात तक खेलने से मना करते थे, क्योंकि माता-पिता को डर था कि वे ठाकुर राम सिंह के घर के पीछे के घातक तालाब के बारे में कहानियां सुनेंगे। वह घर खुद खामोश था, उसकी बांस की बाड़ झुकी हुई थी, दीवारों का पेंट उखड़ रहा था। पीछे का तालाब सूख चुका था, अब उसमें कोई मछली नहीं थी। जो था वह केवल गीली मिट्टी और बगुले का झुंड था जो कभी-कभी बैठ जाता था, जैसे रहस्यों के अवशेषों की तलाश कर रहा हो। ठाकुर राम सिंह लगभग हर शाम बरामदे में बैठते थे, बूढ़ी कुर्सी के बगल में छड़ी। उनका शरीर और भी कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी आंखों की चमक अभी भी तीखी थी। उनके बगल में अर्जुन चुपचाप बैठा रहता, गोद में स्कूल की किताब, लेकिन शायद ही कभी खुलती थी। वह बच्चा तेजी से बदल गया था। 15 साल की उम्र में उसका चेहरा उन अनुभवों से बूढ़ा हो गया था जो उसकी उम्र के बच्चे को नहीं झेलने चाहिए थे। एक शाम एक पड़ोसन एक प्लेट में सब्जी लेकर आई। ठाकुर साहब, यह थोड़ी सी सब्जी है, अर्जुन के लिए भी। संकोच न करें, ठाकुर राम सिंह ने एक थकी हुई मुस्कान के साथ स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। धन्यवाद, बहन जी। अर्जुन अभी भी स्वीकार करना सीख रहा है। वह बच्चा मजबूत है, लेकिन उसका दिल घायल है। अर्जुन ने बस सिर झुकाया, धन्यवाद। उस रात जब एक छोटी सी तेल की बत्ती जली, अर्जुन ने धीरे से पूछा, दादाजी, लोग हमारे परिवार के बारे में कहानियां क्यों सुनाते रहते हैं? वे चुप क्यों नहीं रह सकते? ठाकुर राम सिंह ने अपने पोते के सिर पर हाथ फेरा। क्योंकि इंसान हमेशा त्रासदी को याद रखता है, बेटा। वे चोट पहुंचाने के लिए नहीं सुनाते, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए सुनाते हैं, ताकि कोई भी वही गलती न दोहराए। अर्जुन ने अंधेरे तालाब की ओर खाली नजरों से देखा। लेकिन मैंने ही तो पिताजी का सिर बाहर निकाला था। अगर मैं नहीं होता, तो शायद वह राज दफन ही रहता। क्या मैंने गलती की? ठाकुर राम सिंह ने एक लंबी सांस ली, उनकी आवाज भारी थी। नहीं, अर्जुन, तुमने अपने पिता का नाम बचाया है, वरना दुनिया उसे एक कायर मानती रहती जो भाग गया। तुमने अपने पिता को न्याय दिलाया, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों न हो। यह बहादुरी है। अर्जुन देर तक चुप रहा। फिर उसने अपने दादा को कसकर गले लगा लिया। दिन बीतते गए, पुलिस जा चुकी थी, पत्रकार जा चुके थे, लेकिन उस मामले की परछाई लटकी रही। गांव के बच्चे अक्सर एक दूसरे को चुनौती देते, हिम्मत है तो रात में तालाब के पास जाने की। माता-पिता सख्ती से मना करते, डरते थे कि रमेश की आत्मा अभी भी भटक रही है। लेकिन अर्जुन के लिए वह तालाब अब खेलने की जगह नहीं था। वह फिर कभी पास नहीं गया। वह बस एक संक्षिप्त नजर डालता और फिर अपने कदम तेज कर लेता। स्कूल में कुछ दोस्त दूर हो गए, एक हत्यारे के बेटे के साथ जुड़ने से डरते थे। कुछ ऐसे भी थे जो चुपचाप उसकी प्रशंसा करते थे, क्योंकि अर्जुन को राज खोलने वाला बहादुर माना जाता था। अर्जुन को खुद परवाह नहीं थी। वह बस एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता था जहां उसे लगातार यह याद न दिलाया जाए कि उसकी मां और चाचा कौन थे। ठाकुर राम सिंह अक्सर बीमार रहने लगे। अर्जुन ने छोटे-मोटे काम संभालना शुरू कर दिया, आंगन में झाड़ू लगाना, पानी भरना
और कभी-कभी पड़ोसियों के साथ धान लगाने में भी मदद करना। लोग धीरे-धीरे उसे अब त्रासदी के शिकार बच्चे के रूप में नहीं, बल्कि एक संघर्ष करने वाले युवक के रूप में देखने लगे। एक रात इंस्पेक्टर विक्रम मिलने आए। वह ठाकुर राम सिंह और अर्जुन के साथ बरामदे में बैठे। कोई वर्दी नहीं, बस एक साधारण शर्ट। मैं आप लोगों का हालचाल देखने आया था, उन्होंने धीरे से कहा। यह मामला अदालत में खत्म हो गया है, लेकिन परिवार के लिए घाव भरने में ज्यादा समय लगता है। ठाकुर राम सिंह ने सिर हिलाया। धन्यवाद विक्रम बेटा, तुमने मेरे बेटे का नाम वापस दिलाने में मदद की। अब मैं बस चाहता हूँ कि अर्जुन को जिंदगी का एक नया रास्ता मिले। अर्जुन ने विक्रम को देखा। साहब, क्या सभी हत्यारों को हमेशा सजा मिलती है? विक्रम एक पल चुप रहा, फिर जवाब दिया, इंसान का कानून कभी-कभी देर से आता है, कभी-कभी कम न्यायपूर्ण होता है, लेकिन देरसबेर सच्चाई हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेती है, जैसा तुम्हारे पिता के साथ हुआ। और तुम उस रास्ते का हिस्सा हो। अर्जुन ने फिर धीरे से सिर हिलाया। उस त्रासदी के बाद पहली बार उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक थी। लेकिन न्याय मिलने के बावजूद देवगढ़ कभी पहले जैसा नहीं रहा। गांव वाले हमेशा उस तालाब को मौत का तालाब के रूप में याद रखेंगे। जब भी रात की हवा चलती और नाली का पानी हिलता, लोगों को लगता कि जैसे किसी तार की जंजीर की खड़खड़ाहट हो। अर्जुन के लिए उसका भविष्य अभी भी सवालों से भरा था। उसे एक मारे गए पिता, जेल में एक माँ और चाचा के बोझ के साथ बड़ा होना था। लेकिन इन सब के पीछे उसके पास एक ऐसी विरासत भी थी जिसे छीना नहीं जा सकता था, सच्चाई का सामना करने का साहस, चाहे वह सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों न हो। और देवगढ़ के लिए यह कहानी एक अंधेरी किंवदंती बन गई। लोग इसे चाय की दुकानों पर, खेतों में और यहाँ तक कि सत्संग में भी सुनाते थे, इस बात की याद दिलाने के लिए कि दफन किया गया पाप कभी गायब नहीं होगा। पानी सूख सकता है, कीचड़ सूख सकती है, और राज हमेशा वापस आएगा। मानसून का मौसम शुरू हो गया था। देवगढ़ गांव के आसपास के खेत फिर से हरे हो गए और नम हवा में गीली मिट्टी की गंध थी। लेकिन ठाकुर राम सिंह के घर में माहौल अभी भी भारी था। घर के पीछे का तालाब सूखा छोड़ दिया गया था। किसी ने उसे फिर से भरने की हिम्मत नहीं की, जैसे वह जमीन खुद ही जीवित होने से इनकार कर रही हो। ठाकुर राम सिंह लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे, उनका शरीर और भी कमजोर हो गया था। अर्जुन अब लंबा हो गया था, अपनी उम्र से ज्यादा परिपक्व। वही खाना बनाता, वही झाड़ू लगाता, वही अपने दादा की देखभाल करता। गांव के सभी लोग अब उस 15 साल के लड़के को एक अलग नजर से देखने लगे थे। अब वह एक हत्यारे का बेटा नहीं, बल्कि एक मजबूत बेटा था। एक शाम मस्जिद में नमाज के बाद एक गांव के बुजुर्ग अर्जुन के पास आए। बेटा, सिर झुकाकर मत चलो। तुम पाप के वारिस नहीं हो, तुम सच्चाई के वारिस हो। यह याद रखना। ये शब्द संक्षिप्त थे, लेकिन अर्जुन के दिल में गहराई तक उतर गए। उस रात अर्जुन ने अपने दादा से बात की। दादाजी, मैं अक्सर सपने में देखता हूँ कि पिताजी तालाब के किनारे मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन जब भी मैं पास जाता हूँ, माँ की परछाई आ जाती है और मैं जाग जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है? ठाकुर राम सिंह ने अपने पोते का हाथ पकड़ा। क्योंकि तुम्हारा दिल अभी भी लड़ रहा है। तुम्हें अपने पिता की याद आती है, लेकिन तुम अपनी माँ से भी बंधे हुए हो। चाहे उसने गलती की हो, वह तुम्हारी माँ है। यह घाव जल्दी नहीं भरेगा, लेकिन समय मदद करेगा। अर्जुन ने सिर झुकाया, उसकी आंखें नम हो गईं। क्या मुझे माँ से नफरत करनी चाहिए, दादाजी? नहीं, बेटा,
ठाकुर राम सिंह ने धीरे से जवाब दिया, नफरत तुम्हारी जिंदगी को सिर्फ अंधेरा बनाएगी। अपनी माँ की गलतियों से सीखो, उन्हें मत दोहराओ। यही अपने पिता का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका है। उस रात से अर्जुन ने खुद को संभालना शुरू कर दिया। वह एक नए दृढ़ संकल्प के साथ स्कूल वापस गया। वह और भी मेहनत से पढ़ने लगा। हालांकि कभी-कभी वह अभी भी फुसफुसाहट का विषय बनता था। वह फसल के समय गांव वालों की मदद करता, सामूहिक कार्यों में भाग लेता, और धीरे-धीरे उसकी छोटी सी मुस्कान वापस आने लगी। ठाकुर राम सिंह अक्सर अपने पोते को बरामदे से देखते थे। दिल ही दिल में वह जानते थे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन उन्हें राहत थी। अर्जुन ने अपना रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। कुछ महीनों बाद, जब अदालत का फैसला बहुत पुराना हो चुका था और सीता देवी और दिनेश कुमार के नाम सिर्फ पुरानी खबरें रह गए थे, देवगढ़ गांव का जीवन फिर से चलने लगा। लेकिन वह तालाब एक याद दिलाता रहा। किसी ने भी वहां मछली पकड़ने या खेलने की हिम्मत नहीं की। बच्चे बस दूर से इशारा करते हुए फुसफुसाते थे। बूढ़े लोग इसे एक नसीहत की कहानी बनाते थे, हवस और विश्वासघात को घर में मत आने दो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो परिवार कीचड़ से भी ज्यादा तेजी से नष्ट हो सकता है जो लाश को निगल लेता है। अर्जुन यह कहानी सुनता था, लेकिन वह गुस्सा नहीं होता था। वह जानता था, उसके परिवार की कहानी को एक चेतावनी बनने दो। महत्वपूर्ण यह था कि उसे यह साबित करना था कि उसकी जिंदगी त्रासदी पर नहीं रुकी। एक शांत रात, अर्जुन बरामदे में अकेला बैठा था। वह बादलों से भरे आसमान में कभी कभार दिखने वाले तारों को देख रहा था। दिल ही दिल में वह फुसफुसाया, पिताजी, मैं वादा करता हूँ कि मैं एक ईमानदार जिंदगी जीऊंगा। मैं दादाजी का ख्याल रखूंगा। मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जिस पर आपको गर्व हो। रात की हवा धीरे धीरे बही, पत्तों की सरसराहट ला रही थी, जैसे ब्रह्मांड उसका वादा सुन रहा हो। देवगढ़ गांव के लिए वह त्रासदी हमेशा एक घाव रहेगी, लेकिन अर्जुन के लिए यह सूखे तालाब के अंधेरे से एक शुरुआती बिंदु बन गया। उसने एक रोशनी पाई जो उसकी जिंदगी का मार्गदर्शन कर रही थी। और यही रमेश कुमार की आखिरी विरासत थी, न केवल एक नाम जो बदनामी से साफ हुआ था, बल्कि अपने बेटे में अतीत की परछाइयों से डरे बिना भविष्य का सामना करने का साहस भी। यह कहानी एक बड़ी सीख के साथ समाप्त होती है। पाप को दफनाया जा सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आने का रास्ता ढूंढ लेगी। और केवल वे ही जो इसकी कड़वाहट को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं, एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। देवगढ़ कभी नहीं भूलेगा। वह तालाब फिर कभी नहीं भरा जाएगा। लेकिन वहीं एक बहादुर बेटे, एक सहनशील दादा और एक सबक का जन्म हुआ जो पीढ़ियों तक सुनाया जाता रहेगा। हवस के लिए कभी भी प्यार और परिवार को मत बेचो, क्योंकि अंत में यह केवल राख और आंसू छोड़ जाता है।